मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मेरा वालिद एक जगह पर मामूली सा क्लर्क था जिसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि सिर्फ उससे घर का खर्चा ही चल पाता था और मेरी माँ मेरे वालिद साहब की मदद करने के लिए लोगों के घरों में काम करती थी ताकि मेरे वालिद साहब को ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। गुर्बत की वजह से मैंने बचपन से ही सीख लिया था कि कैसे अपनी ख्वाहिशात को अपने अंदर ही दफन किया जाता है और कैसे मुस्कुराया जाता है। मेरे घर से कुछ ही फासले पर एक स्कूल था जहाँ पर रोज़ाना पैदल ही चलकर मैं जाता था। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था और मैं बड़ी-बड़ी मुश्किलात के बावजूद भी अपने इस शौक से पीछे ना हटा। अगरचे कभी-कभी मेरे पास कॉपी और पेंसिल लेने तक के पैसे ना होते थे, लेकिन फिर भी मैं किसी न किसी से माँग लेता था। चूँकि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसलिए उस्ताद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और कभी-कभार तो वो तरस खाते हुए मुझे सब कुछ मुफ़्त में दे देते थे ताकि मेरा तालीमी सिलसिला जारी रहे। मुझे बचपन से ही एसी बनने का बहुत ज़्यादा शौक था। जब मैं अपने शौक के बारे में अपने दोस्तों को बताता तो वो मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे और मुझसे कहते थे कि तुम्हारे पास जूते लेने के पैसे हैं नहीं और तुम्हारे ख्वाब एसी बनने के हैं। उनकी बातें मेरे दिल पर सीधे जाकर लगती थी, लेकिन मैंने फिर भी हौसला ना आ रहा था क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मेरे अल्लाह पर वो मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बना देगा। जब मैंने अपने इस ख्वाब के बारे में अपनी माँ को बताया था तो उनकी आंखों में से बेअख्तियार आंसू निकल पड़े थे क्योंकि वो जानती थी कि मेरा ख्वाब मेरी औकात से बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे दुआ देते हुए कहा था, बेटा अल्लाह तुम्हारे इस ख्वाब को ज़रूर पूरा करेगा, बस मेहनत और सब्र से काम लेना। मेरी माँ हर रात जब मैं सो जाता था मुझे दुआएं देती थी। मेरे वालिद जब मुझे पढ़ते हुए देखता था वो ना ही मुझे कोई ख्वाब दिखाता था और ना ही उसने मुझे कभी कोई ख्वाब देखने से मना किया था। मुझे आधी आधी रात तक पढ़ते हुए देखकर मेरा वालिद मुझे तसल्ली देते हुए कहता था कि बेटा अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, बस मेहनत करते रहना, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बंद रास्ते भी खोल देगा और अल्लाह ताला तुम्हारी वहाँ वहाँ से मदद करेगा जहाँ से मदद मिलने का तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरी दुनिया मेरे वालिदैन पर ही मुश्तमिल थी और मेरे वालिदैन का हौसला देखकर ही मेरे हौसले में इजाफा होता था और मैंने दिन रात मेहनत करना जारी रखा था। मुझे अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत करते हुए देखकर मेरे दोस्तों के साथ साथ मेरे मोहल्ले वाले भी मेरा बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाते थे, लेकिन मैं उनकी बातों को एक कान से सुनने के बाद दूसरे कान से निकाल देता था। वक़्त गुज़रता गया था और देखते ही देखते मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। अपने इलाके में मौजूद एक सरकारी कॉलेज से मैंने पहली दफ़ा एसी का इम्तिहान दिया था, तो मैं नाकाम हुआ था। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोया था। वो सारी रात मैंने रोते हुए गुज़ारी थी, लेकिन अगले दिन उठते ही मैंने खुद को हौसला दिया था कि मैं एक बार फिर इम्तिहान देकर देखूँगा। इस दफ़ा मैंने पहले से भी ज़्यादा मेहनत की थी और मेरा इम्तिहान में पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। लेकिन जब रिज़ल्ट आया था तो फिर मैं चंद नंबर से रह गया था। जब मेरे दोस्तों को मेरी दूसरी दफ़ा नाकामी की खबर मिली थी तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा था कि छोड़ दो पढ़ाई और कोई काम सीख लो, अफसर सिर्फ अमीरों के बच्चे बनते हैं। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं एसी ही बनूंगा, चाहे उसके लिए फिर मुझे कितने साल ही क्यों ना लगाने पड़े। लेकिन मेरे पास किताबें लेने के पैसे ना होते थे। जब जब मैं इम्तहान का दाखिला भेजता था मेरी माँ हर बार अपने ज़ेवरात जो उन्होंने बड़ी मुश्किलात के बाद थोड़े थोड़े से पैसे बचाकर बनाए थे वो बेच देती थी। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। काफ़ी मरतबा मैंने वालिद साहब से किसी जगह पर काम करने के बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहते हुए मना कर दिया था कि बस अभी तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। काफ़ी मरतबा मैंने हिम्मत करके इम्तहान ना देने का फैसला किया था, लेकिन मेरी माँ मुझे ये कहकर इम्तहान देने पर राज़ी कर लेती थी कि देखना बेटा एक दिन तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे, बस कोशिश करना, कभी भी हिम्मत मत हारना, चाहे हालात कितनी मुश्किल क्यों ना हो जाए। मेरे वालिदैन की ये बातें मेरे हौसले में इजाफा करती थी। मैंने उस बार इम्तहान देने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और मुझे पूरा यकीन था कि मैं इस दफ़ा ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन मेरे पास इम्तहान की फ़ीस जमा कराने तक के पैसे ना थे। मैंने अपने एक दोस्त से पैसे मांगने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था और उसने मेरी बेइज्जती करते हुए मुझे वहाँ से धक्के देकर निकाल दिया था। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोया था। मुझे रोते हुए देखकर मेरी माँ ने अपनी आखिरी झुमका बेच डाला था जो उन्होंने कभी बहुत ज़्यादा शौक के साथ लिए थे, लेकिन मेरी वजह से उन्होंने वो भी बेच डाले थे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं इस दफ़ा ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा और मेरा इस दफ़ा इम्तहान मेरी सोच से भी बहुत अच्छा हुआ था, जिसकी वजह से जब मैं इम्तहान देकर घर वापस आया था तो मैं खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। वक़्त गुज़रता गया था। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आना था उस दिन मैं सुबह सवेरे उठ बैठा था और नाश्ता करते ही मैं घर से बाहर निकल आया था। उस दफ़ा मैंने
किसी को भी नहीं बताया था कि मेरा रिज़ल्ट आना है। चूँकि 10 बजे मेरा रिज़ल्ट आना था, इसलिए मैं 15 मिनट पहले ही दुकान पर जाकर बैठ गया था। दुकानदार मुझे देखकर मुस्कुराया था और उसने मुझसे पूछा था कि तुमने इस बार भी इम्तिहान दिया है? मैंने उसकी बात सुनकर इस बात में सर हिलाया था। 10 बजते ही मैंने उसे अपना रोल नंबर बताया था। जब उसने मेरा रोल नंबर डाला था तो मैंने डर के मारे अपनी आँखों को बंद कर लिया था। इस वक़्त मेरे दिल की धड़कन में इज़ाफ़ा हो गया था, लेकिन जब उस दुकानदार ने मुझे अपने 9% नंबरों के बारे में बताया तो वो खुशी से एकदम उछल पड़ा था। मुझे उसने मुबारकबाद के तौर पर अपनी जान से 500 का कड़कता हुआ नोट दिया था। मैंने उसके पैसों से मिठाई ली थी और मैंने घर का रुख किया था। जब मैंने अपनी कामयाबी के बारे में अपनी माँ को बताया था तो मेरी माँ की आंखों में से खुशी की वजह से आंसू निकल पड़े थे और वो इसी वक्त शुक्राने के नफल अदा करने में मसरूफ हो गई थी। थोड़ी देर में मेरी कामयाबी की खबर हर जगह फैल चुकी थी। मेरी कामयाबी का सुनकर मेरे दोस्त मोहल्लेदारों के दिल हसद के मारे टूट चुके थे, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं ऐसी बनूं और उनसे ज़्यादा कामयाब हो जाऊं। लेकिन मैं अपनी कामयाबी की वजह से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मेहनत का फल दिया था। कुछ ही दिनों के बाद मुझे इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया था। जिस दिन मैंने इंटरव्यू देने के लिए जाना था, उस दिन सुबह की अजान होते ही मेरी आंख खुल गई थी। उस वक्त पूरे मोहल्ले में खामोशी छाई थी, लेकिन मेरे दिल में एक शोर सा मचा हुआ था कि पता नहीं कि आज इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछा जाएगा और क्या मैं इंटरव्यू क्लियर कर लूंगा या नहीं। मैंने नमाज में अपने अच्छे इंटरव्यू के बारे में दुआ की थी। मैं वहां पर जल्द अज जल्द पहुंचना चाहता था। जब मैंने वक्त देखा था तो अभी बहुत सा वक्त बाकी था, लेकिन मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वक्त मेरे हाथों से निकलता जा रहा हो। मेरी माँ ने मुझे परेशान देखकर मुझसे पूछा था कि बेटा, आज तुमने जल्दी निकलना है ना? मैंने उनकी बात सुनकर इस बात में सारे हिलाए थे। मेरे वालिद साहब को मालूम था कि आज मैंने इंटरव्यू देने के लिए जाना है, इसलिए वो खामोशी से बैठे थे। जब मैं घर से निकल रहा था कि मेरे वालिद ने मामूल के मुताबिक मुझे दुआ दी थी और मैं अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए घर से निकल पड़ा था। मैंने अपनी जानब से इंटरव्यू की बहुत अच्छी तैयारी की थी ताकि मेरा इंटरव्यू अच्छा हो जाए। चूँकि मेरा इंटरव्यू 9 बजे होना था, इसलिए मैं घर से 8 बजे निकल आया था। मेरा दिल बहुत ज़्यादा धड़क रहा था। चूँकि मेरे पास पैसे न थे, इसलिए मैंने पैदल ही सेंटर की जानब बढ़ना शुरू कर दिया था। अभी मुझे चलते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक जगह पर बहुत से लोग जमा थे, लेकिन सब के सब वीडियोज़ बनाने में मसरूफ़ थे। कोई भी शख्स की मदद करने के लिए आगे ना बढ़ा था। एक बूढ़े शख्स को गाड़ी कुचल कर चली गई थी। वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था और ज़्यादा खून ज़ाया होने की वजह से वो शख्स बेहोश हो चुका था। लेकिन किसी को भी उसकी परवाह न थी। सब के सब वीडियो बनाने में मसरूफ़ थे ताकि इन्हें इस बूढ़े शख्स की वजह से ज़्यादा व्यूज़ मिल सके। चूँकि मुझे देर हो रही थी, इसलिए मैंने वहाँ से निकलने का सोचा था, लेकिन ये सोचकर मैंने अपने कदम रोक लिए थे कि मैं देखूं तो सही आखिरकार इस आदमी की हालत कैसी है। जब मेरी नज़र इस आदमी पर पड़ी तो उसकी बुरी हालत देखकर मैं पहले पहल तो डर गया था, लेकिन फिर मैंने वहाँ पर मौजूद एक नौजवान शख्स से कहा था कि एम्बुलेंस को फ़ोन करो, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था। लेकिन वो नौजवान मेरी बात को सुनने के बावजूद अनसुनी करते हुए वीडियो बनाने में मशहूर हो रहा था। उस नौजवान को वीडियो बनाने में मशगूल देखकर मेरा दिल कर रहा था कि मैं शर्म के मारे डूब मरूं, क्योंकि उस शख्स में इंसानियत ही खत्म हो चुकी थी। इस शख्स को मसरूफ देखकर मैंने दूसरे आदमी से कहा था, लेकिन उसने मेरी जानब तवज्जो न दी थी, क्योंकि वो भी वीडियो बनाने में ही मसरूफ था। मैंने एक नज़र घड़ी पर डाली थी, 8:30 बज चुके थे। मैंने अभी आधा सफ़र तय करना था। मेरे पास सेंटर जाने के लिए वक्त बहुत ज़्यादा कम रह गया था। बूढ़ा शख्स अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मैं उसकी मदद करना चाहता, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत ज़्यादा कम बचा था। परेशानी की वजह से मेरे दिल की धड़कन में इजाफा हो गया था। मेरे अंदर उस वक्त दो आवाज़ें थी, एक चले जाओ और अपना इंटरव्यू दो, बूढ़े शख्स से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं, और दूसरी, अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा तो क्या तुम्हें भी कोई अस्पताल नहीं ले जाएगा? क्या तुमने इतनी भी इंसानियत नहीं है कि तुम इस बूढ़े शख्स की मदद कर सको? इंटरव्यू का मौका तो ज़िंदगी में फिर भी मिल सकता है। मैं उस बूढ़े शख्स को उसके हाल पर छोड़कर अभी थोड़ा सा ही चला था कि मेरे ज़मीर ने मुझे मज़ीद चलने से रोक दिया था। मैंने उसी वक्त ही फैसला किया था कि मैं इस बूढ़े शख्स की मदद हर हालत में करूँगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। चाहे मेरा इंटरव्यू ही क्यों ना रह जाए। मेरे इंटरव्यू से इस आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा अहम थी। मुझे इस बूढ़े की जानब आते देखकर वहाँ पर मौजूद लोग हैरान थे, लेकिन मुझे किसी की भी कोई परवाह न थी। मैंने इस बूढ़े शख्स के करीब बैठकर उसकी सांसों को चेक किया था। तो उसकी सांसें बहुत ज़्यादा मदम थी और उसका जिस्म वक्त गुजरने के साथ साथ ठंडा पड़ता जा रहा था। चूंकि वो बूढ़ा शख्स सड़क के बीचों बीच पड़ा था, मैंने हिम्मत करते हुए उस बूढ़े शख्स को सड़क के किनारे पर उठा कर रखा था, ताकि जब तक एम्बुलेंस ना आए कोई भी इस बूढ़े शख्स की वजह से परेशान ना हो। मैंने उस बूढ़े के नज़दीक बैठकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लानी शुरू कर दी थी,
कोई तो रक्षा रोक लो, कोई तो गाड़ी रोको। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस पर तरस खाओ। अभी मुझे आवाज़ लगाते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वहाँ पर एक रक्षा रुका था। रक्षा का ड्राइवर शक्ल से ही एक शरीफ आदमी लग रहा था। मैंने उस रक्षे वाले आदमी की मदद से इस बूढ़े शख्स को रक्षे पर सवार किया था और रक्षा चल पड़ा। उस बूढ़े शख्स के खून से मेरे सारे कपड़े खराब हो चुके थे, लेकिन उस वक्त मुझे मेरी किसी भी चीज़ की कोई परवाह न थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बूढ़े शख्स की फिक्र थी, जो मेरे लिए अनजान शख्स था, लेकिन उसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी को सँवारने के इतने बड़े मौके को भी छोड़ दिया था। थोड़ी ही देर बाद रक्षा नज़दीक ही मौजूद एक सरकारी अस्पताल के सामने रुका था। मैंने जल्दी से वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों की मदद से इस बूढ़े शख्स को वेंटिलेटर पर सवार किया था और उसको इमरजेंसी में दाखिल करवाया था। जब इस बूढ़े शख्स को अंदर ले जाया गया था तो मैंने परेशानी से घड़ी पर नज़र डाली थी। घड़ी उस वक्त 9 का हिस्सा अबूर कर चुकी थी। इंटरव्यू के वक्त होते देखकर मेरे कदम लड़खड़ाने लगे थे और मुझे डर लगने लगा था कि अगर इन लोगों ने देर से आने की वजह से मुझसे इंटरव्यू ना लिया तो लोग ये सोचकर मैंने खुद को तसल्ली दी थी कि जो भी होगा देखा जाएगा, बस बूढ़े शख्स को कुछ भी नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से किसी की जान बच जाए, मेरे लिए यही बहुत था। मैंने ये सोचकर वहीं खड़ा रहना ही मुनासिब समझा था। कहीं इस बूढ़े शख्स के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो उस सोच ने ही मेरे कदम वहीं पर रोक लिए थे और मैं अपना सर पकड़कर वहीं पर ही बैठ गया था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की कामयाबी का इतना बड़ा मौका मेरे हाथ से निकल गया था। अभी मुझे वहाँ पर बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि इस बूढ़े शख्स की जान को बचाने के लिए अभी के अभी खून चाहिए होगा, क्योंकि इस बूढ़े शख्स का ब्लड ग्रुप मुझसे मिलता था। इस वजह से मैं इस बूढ़े शख्स को खून देने के लिए तैयार हो गया था। जब मैं इस बूढ़े शख्स को खून देकर उठा था तो उस वक्त मेरा सर बहुत ज्यादा चकरा रहा था, लेकिन मैंने अपनी हालत की परवाह न की थी और मैंने सेंटर की जानिब पैदल बढ़ना शुरू कर दिया था। रास्ते में चक्कर आने की वजह से मैं काफी मरतबा गिरने से बचा था। मुझे नहीं मालूम कि मैं सेंटर में कैसे पहुंचा था, लेकिन मैं पहुंच गया था। यही मेरे लिए बड़ी बात थी। जब मैं सेंटर के सामने पहुंचा तो उस वक्त 11 बज चुके थे। उस वक्त सेंटर का गेट बंद हो चुका था, जिससे साफ ज़ाहिर हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा देर से आया हूँ। मैंने बेबसी से इस गेट को ज़ोर-ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया था। अभी मुझे इस गेट को बजाते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक आदमी भागता हुआ आया था। जब उस आदमी की मुझ पर नज़र पड़ी तो उस आदमी के मुँह का ज़ाविया एकदम ही मुझे देखते बदल गया था, क्योंकि उस वक्त मेरा हुलिया बहुत ज़्यादा ख़राब था। मेरे बाल बिखरे हुए थे, मेरे कपड़ों पर जगह-जगह इस बूढ़े शख्स के खून के धब्बे थे। जब मैंने उससे कहा था कि मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, तो उसने ये कहकर मुझे वहाँ से जाने का कहा था कि इंटरव्यू का वक्त खत्म हो चुका है, वापस चले जाओ। मैंने उस शख्स की मनते करना शुरू कर दी थी कि मुझे अंदर दाखिल होने दो, लेकिन उस शख्स ने मुझे जोरदार धक्का देते हुए कहा था कि दफा हो जाओ, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। मैंने एक मरतबा तुमसे कह दिया कि अब इंटरव्यू का वक्त खत्म हो चुका है। मुझे गिरते हुए बहुत से लोगों ने देखा था, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए मेरे पास ना आया था। मैंने दर्द होने के बावजूद खुद हिम्मत की थी। अभी मैं वापस मुड़ने के लिए ही मुड़ा ही था कि अचानक मुझे एक गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज़ सुनाई दी। जब मेरी नज़र उस गाड़ी में मौजूद शख्स पर पड़ी थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल पड़ी हो, क्योंकि उस गाड़ी में वही शख्स मौजूद था जिसे मैं अस्पताल छोड़कर अपना खून देकर आया था। पहले पहल तो मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो गया था कि वो शख्स वही है ना, लेकिन उस शख्स को अपने जानब मुस्कुराते हुए देखकर मुझे यकीन हो गया था कि वो शख्स वही है। मुझे परेशान कुन देखकर वो शख्स सही सलामत गाड़ी से निकला था। उस वक्त उसकी हालत बिल्कुल ठीक थी। उसे देखकर मुझे कहीं से भी नहीं लगा था कि इस शख्स का अभी थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी से निकलते शख्स को देखकर लोग जो पहले खामोश तमाशाई बने हुए थे, वो सब एकदम सीधे हो गए थे और उस शख्स को मुस्कुराते हुए मेरी जानब बढ़ते देखकर उनकी हैरत की इंतहा न रही थी। गेट पर मौजूद शख्स भी इस आदमी को देखकर एहतराम से सीधा खड़ा हो गया था। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उस शख्स ने मेरे पास आकर मुझे गले से लगाया था और उसने मुड़कर दरवाजे पर मौजूद शख्स की जानब देखा था। चूंकि वो उससे मुझे धक्का देते हुए देख चुका था, इसलिए उसकी आंखों में उस आदमी को देखकर गुस्सा आ गया था। उसने उस शख्स से गुस्से से गरजते हुए पूछा था कि सलीम, तुमने इसे सेंटर में दाखिल क्यों नहीं होने दिया। उसकी बात सुनकर उस शख्स ने कँपाते हुए कहा था कि सर वो इंटरव्यू का वक्त खत्म हो चुका है। इस आदमी की बात सुनकर उस शख्स ने मुझे सेंटर में दाखिल होने का इशारा किया था। उसका इशारा समझते ही मैं सेंटर में दाखिल हो गया था। मुझे भागकर सेंटर में दाखिल होते देखकर वो शख्स धीमी हंसी हंसा था और जाकर अपनी गाड़ी में सवार हो गया था। उस शख्स को गाड़ी में सवार होते देखकर गेट पर मौजूद शख्स ने भागकर दरवाजा खोला था। मैं सेंटर में जाकर एक कोने पर खड़ा हो गया था और उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आज मेरे साथ क्या हो रहा है। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, लेकिन उस शख्स को अपनी जानब मुस्कुराते हुए आते देखकर मैं समझ गया था कि मैं बिल्कुल भी ख्वाब नहीं देख रहा। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं
आ रही थी कि अभी तो मैं इस शख्स को अस्पताल में इंतहाई ज़ख्मी हालत में छोड़कर आया हूँ, तो जी अब यहाँ पर कैसे पहुँच गया? मुझे अपनी जान व हैरत से तकते हुए पाकर उस शख्स ने मेरा बाजू पकड़ा था और मुझे लेकर वो अपने ऑफिस की जानब बढ़ा था। मुझे एक कुर्सी पर बैठने का हुक्म देकर वो मेरे सामने ही मौजूद कुर्सी पर बैठ गया था और उसने मेरे लिए अपने लिए चाय का ऑर्डर दिया था। चाय पीने के बाद उसने बात का आगाज़ करते हुए मुझ पर वो हकीकत आश्कार की थी जिसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था। दर हकीकत वो इंटरव्यू पैनल का एक खास आदमी था। उसी इंटरव्यू की वजह से ही ये ड्रामा रचाने का कहा गया था, ताकि देखा जा सके कि किस शख्स में इंसानियत मौजूद है और किस शख्स में नहीं। वो नौजवानों को आजमाने के लिए ही सड़क पर लेटा हुआ था, जख्मी हालत में, लेकिन मेरे सिवा किसी ने भी उसकी मदद ना की थी। वो रक्शे वाला आदमी, वो अस्पताल के डॉक्टर, सभी उसके साथ नौजवानों को आजमाने के लिए मिले हुए थे, लेकिन मैं ही उनकी आजमाइश पर पूरा उतरा था। इसलिए उस आदमी ने सारी हकीकत मुझ पर आश्कार करते हुए मुझे कहा था कि तुम्हारी नौकरी पक्की है, इसलिए कल से वक्त पर काम करने के लिए आ जाना। तुम्हें मैनेजर काम के बारे में सबको समझा देगा। घर वापस आकर जब मैंने खुद को बीतने वाले वाक़ये के बारे में अपनी माँ और वालिद साहब को जो वाक़या किया था, तो पहले पहले उन्होंने मेरी तारीफ की, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी संवारने से ज़्यादा एक शख्स की ज़िंदगी को बचाने की अहमियत दी थी। उन्होंने इसी वक्त मेरी नौकरी लगने की खबर के बारे में पूरे मोहल्ले और मेरे दोस्तों को बता दिया था। अभी मैं सोने के लिए लेटा ही था कि मेरे दोस्तों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। उस वक्त मेरे दोस्तों में वो दोस्त भी शामिल थे जो मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे वो बार बार इम्तहान देने से मना करते थे। थोड़ी ही देर में मोहल्ले के लोग मिठाई लेकर मेरे घर आ गए थे। मुझे इसी ही दिन समझ आ गया था कि इंसानों के चेहरे इंसान के हालात बदलने के साथ साथ बदलते रहते हैं। मेरे अच्छे हालात देखकर मेरे दोस्तों के साथ साथ मेरे मोहल्ले वालों के भी चेहरे बदल गए थे, लेकिन मैं अच्छी तरह से जान चुका था इन लोगों की असलियत। वक्त गुजर गया था। अगले ही दिन मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया था। मुझे मैनेजर ने सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया था, इसलिए मुझे काम करने में किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़ा था। और वो वक्त गुजरने के साथ साथ अच्छी तनख्वाह मिलने की वजह से मेरे घर के हालात दिनों में ही बदल गए थे। वो लोग जो पहले मेरा मजाक उड़ाते थे, अब वो मुझे झुक झुक कर सलाम करते थे।